उत्तराखंड में विधानसभा सत्रों को लेकर बहुत से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड विधानसभा सत्र में जिस प्रकार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, उसमें नया कुछ नहीं था। हम सब समझ रहे थे कि जिस प्रकार से यूसीसी का हल्का फुल्का कानून सामने लाए हैं और जिस प्रकार से भू कानून में हल्के फुल्के तरीके से और बहुत चालाकी के साथ संशोधन किए गए हैं, उनको लेकर सवाल उठेंगे ही। भले ही विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष सवाल नहीं उठाता, लेकिन सोशल मीडिया इतना माहौल तो बना ही देता कि प्रतिपक्ष को सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता। दगड़ियों, इस बीच में जो चर्चा या विमर्श शुरू कराया गया है वो पहाड़ी और देशी का अधिक है। प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्री हैं, बड़े पद पर शुमार हैं, लेकिन उनकी जो भाषा थी विधानसभा के अंदर और जिस तरीके से उस भाषा को बोला गया, उससे नहीं लग रहा था कि वो इतने बड़े पद के योग्य हैं। बात यहीं आकर समाप्त नहीं हो गई। विधानसभा अध्यक्षा के रूप में ने जिस अंदाज में और जिस तौर तरीके से विधानसभा में सदस्य को चुप करवाने का काम किया, वो आग में घी डालने का काम कर गया। एक तरफ प्रेमचंद का बयान और दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष का आग में घी डालने का प्रयास। हम पीछे चलते हैं आज, और पीछे हमको जाना ही होगा। बात 1978 की जाए, 77-78 की, तब पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई का माहौल तैयार हो रहा था। इस बीच में 1978 में उत्तराखंड क्रांति दल सामने आता है और चुनाव लड़ते हुए, यानी कि राजनीतिक तरीके से विधानसभा में पहुंचते हुए या लोकसभा में पहुंचकर पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को उठाने के उद्देश्य से एक दल बनता है, मैदान में उतरता है और पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई शुरू हो जाती है। यानी उत्तराखंड क्रांति दल को बोर्ड पड़ने लगा था। उत्तराखंड क्रांति दल को बोर्ड जब पड़ने लगा तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चालाक और राष्ट्रीय स्तर का संगठन था और चालाक पार्टी थी, तो उन्होंने मन बनाया, यदि हमने उत्तराखंड में कांग्रेस से 12 से 15 तक सीटें झपट ली तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आसानी से बैठ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले कुछ प्रयोग किए। आंदोलन के साथियों को याद होगा, वो विमर्श भी याद होगा जो हम लोगों ने किया था कि पीकिंग नज़दीक दिल्ली दूर। और जब ये नारा आया, क्योंकि लोगों की भीड़ में आप किसी को भी डाल दीजिए और कुछ भी बुलवा दीजिए, ये एक चलता है। जब ये नारा आया तो उत्तराखंड क्रांति दल बहुत चिंतित हुआ और उसने जानना चाहा आखिर ये नारे कौन लगा रहा है। तो बाद में मालूम पड़ा ये नारे तो बाहर के लोग आके जुलूसों में लगा दे रहे हैं, लेकिन कौन, तब तक ये स्पष्ट नहीं था। उसके कुछ दिनों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान आता है और अलगाववादी आंदोलन कह दिया जाता है, और बल्कि उत्तरांचल शब्द के साथ एक राज्य की लड़ाई के रूप में मैदान में उतर जाती है और लोगों से कहती है कि साहब अलगाववादी ताकतें, अलगाववादी ताकतों से बचाने के लिए हम आंदोलन में कूदे हैं। लेकिन लोगों ने उनको बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी थी। इधर भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में सफल होती रही, वो कई सीटें जीती और उत्तर प्रदेश में उसने सरकार भी बनाई। जो भारतीय जनता पार्टी का असल मकसद था उसमें वो कामयाब रही। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को लड़ता रहा। वर्ष 2000 में जिस राज्य का निर्माण हुआ वो दरअसल छोटी उत्तर प्रदेश के रूप में था, क्योंकि हम आंदोलनकारी हैं, हमें मालूम है कि कौन कौन पृथक पर्वतीय राज्य के खिलाफ था। देहरादून का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथक पर्वतीय राज्य का पक्षधर नहीं था। हरिद्वार पूरा का पूरा पृथक पर्वतीय राज्य का पक्षधर नहीं था। वो तो राज्य बनने के बाद भी अपने आप को उत्तर प्रदेश में मिलाए जाने का आंदोलन करता रहा। उधम सिंह नगर जो जनपद मायावती ने बनाया था, वह जनपद भी पृथक पर्वतीय राज्य का पक्षधर नहीं था।
हरिद्वार पंतनगर तक, रामनगर और कुंभ वाला जो क्षेत्र है, खड़खड़ी ऊपर को, खड़खड़ी से ऊपर को देहरादून की ओर, इन क्षेत्रों से बाहर कोई भी पृथक पर्वतीय राज्य का पक्षधर नहीं था। लेकिन जब 2000 में राज्य बना और छोटी उत्तर प्रदेश के रूप में बना, तब जो नुकसान हमको होना था वो स्पष्ट हो गया था। हम समझ गए थे कि जो राज्य बना है वो पृथक पर्वतीय राज्य नहीं बना है, और जो बना है एक ऐसा राज्य जिसमें कहा गया नहीं साहब 26-27 संशोधन होंगे, जिसमें कहा गया कि हम आपको स्थायी राजधानी अभी नहीं देंगे। हमारी सीमाओं का स्पष्ट रूप उसमें नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की ओर से तो नजीमाबाद तक मिलाने के बयान भी आते रहते थे। खैर, राज्य बना। राज्य बनने के बाद जब पहली चुनी हुई सरकार आई तो एनडी तिवारी सरकार में आए। जब एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया तब एक सवाल उठा कि तिवारी जी ने तो कहा था कि मेरी लाश पर यह राज्य बनेगा, मेरे सीने पर यह राज्य बनेगा। तब लोगों ने कहा नहीं, एनडी तिवारी ने कहा था कि पृथक पर्वतीय राज्य उनकी लाश पर बनेगा या उनके सीने पर बनेगा। उन्होंने छोटी उत्तर प्रदेश का विरोध नहीं किया था, और जो बना है वो छोटी उत्तर प्रदेश है। एनडी तिवारी चालाक नेता थे और जानते थे, समझते थे कि कल के दिन जल्द ही पृथक पर्वतीय राज्य का मुद्दा उठेगा, तो उन्होंने उत्तरांचल शब्द को उत्तराखंड कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, और सभी को मालूम है, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी तब तक इस बात को समझ चुकी थी कि बहुत जल्दी पहाड़ के लोग पृथक पर्वतीय राज्य के आंदोलन के साथ पुनः लामबंद होंगे। भू कानून की मांग तो राज्य बनने के बाद से ही उठी रही, लेकिन इधर 5 साल में भू कानून की मांग नए सिरे से और नए तेवरों के साथ सामने आई। और सबसे बड़ी मांग जो सामने आई वो मूल निवास की सामने आई। मूल निवास की मांग अगर सामने आती है पृथक पर्वतीय राज्य के हिसाब से, तो चौंकाने वाली नहीं थी, क्योंकि राज्य बना ही मूल निवासियों के लिए था। और फिर जब मूल निवास की बात सामने आई तो खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से एक संवाद सामने आया, नहीं साहब कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया है। दगड़ियों, बहुत साहित्य छपा है, बहुत सी किताबें छपी हैं, और हम लोगों को उत्तराखंड के विषय में 2-3 किताबें ही हम जानते हैं जिसमें लिखा जाता है, और बिना आधारों के। बहुत अधिक प्रमाणिक तर्क ये भी नहीं है कि कौन कहाँ से आया। पहाड़ में आदमी के आने के सिलसिले को देखें तो दूर न जाएं। बारामासा ने जब बारामासा शुरुआती दौर में था तो उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी उत्तराखंड में खसों को लेकर। बारामासी की रिपोर्ट में जो बताया गया है कि कहाँ से लोग किस रूप में आए, और यह भी उन्होंने बताने का प्रयास किया बहुत गंभीरता के साथ और आंकड़ों के साथ कि हिटलर ने तो यहाँ लोगों को भेजा जानने के लिए कि आखिर ये लोग आए कहाँ से थे, कौन थे, कैसे थे। दगड़ियों, पृथक पर्वतीय राज्य अभी नहीं बना है, और जब हम पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं तो हम पर आरोप लगता है कि साहब ये देसी पहाड़ी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब हमने अपने आप को उत्तर प्रदेश से अलग करने की बात कही थी तो हमने देसी पहाड़ी ही किया था, लेकिन उस देसी पहाड़ी का मतलब ये नहीं था कि पहाड़ पर कोई नहीं आएगा। ये था जो जहां रह रहा है वो वहां का है, और इसमें अगर आग पानी डालने का काम कोई कर रहा है तो वो सरकार कर रही है। आपने भू कानून बनाया, और भू कानून में अगर आप सिर्फ इतना कहते आवासीय भवन से अधिक जमीन कोई नहीं खरीद सकता तो बहुत विवाद नहीं था। आप कहने लगे नहीं साहब कोई 12 एकड़ खरीद लेगा, 18 एकड़ खरीद लेगा, और तो और इस बार तो ऐसी आपने चालाकी की कि साहब निकायों में कोई अगर जमीन खरीद रहा है कितनी भी तो कोई विरोध नहीं होगा। तो इस प्रकार के कानून अगर आपने बनाए हैं, हमें मालूम है आज से 6-6.5 साल पहले जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे तो एक बृहद क्षेत्र बागेश्वर के साथ जोड़ दिया गया था नगर पालिका में, जिसमें मंडल सेरा था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें बिलौना था, कठायतबाड़ा था, भतरौला था, जोगियानी रो था, ये गाँव थे। इन गाँवों को जब जोड़ा गया था विरोध हुआ था, बहुत बड़ा विरोध हुआ था, हाई कोर्ट तक गए थे, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली, और ऐसे क्षेत्र को नगर में मिलाया गया जिसमें 85-90% तक खेती थी, उन क्षेत्रों को नगर में मिला दिया गया। और
आज समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती नगरों का क्षेत्रफल क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती थी कि एक ना एक दिन तो भू कानून बनना ही बनना है। तो भू कानून बनेगा तो लोग सामने आएंगे और अपने तरीके से कानून बनाने की मांग करेंगे। तब हम अपने पक्ष को, अपने आप को मजबूत करने के लिए नगरीय सीमाओं को अलग करेंगे और कहेंगे कि नगरों के अंदर कोई भी आदमी बस सकता है, जमीन खरीद सकता है। और संशोधन के सामने आने के बाद यदि पहाड़ में गुस्सा पैदा हुआ है, दूसरा, आपने पहाड़ की जमीन को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। आपने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्र में एक जमीन की खरीद फरोख्त पर हमने रोक लगा दी है। ये कानून आपने नहीं लिखा है और ना ही सार्वजनिक हुआ है। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्र में जो माइनिंग है वो नाप जमीन पर ही है, जिसको आप नाप जमीन कहते हैं उस जमीन पर है। यानी कि सिर्फ एक छोटे से कागज में एनओसी लेकर कंपनियां उस जमीन पर कब्जा कर ले रही हैं। मामला अभी हाईकोर्ट में है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो धीरे धीरे सरक रहा है आगे को। लेकिन ये सच है कि जो नाप जमीनों में खड़िया चल रही है उसमें लोग बता रहे हैं कि साहब हमारी तो 15 नाली थी, लेकिन पटवारी के खाते में सिर्फ 5 या 6 नाली आई है, बाकी और नाली कौन सी थी। यानी वो बेनाम जमीन थी जिसको लोग कमा रहे थे। और आपने जानबूझ के बंदोबस्त नहीं किया, क्योंकि अगर टाइम पर बंदोबस्त कर दिया गया होता या राज्य बनने के बाद पहला काम बंदोबस्त का कर लिया होता तो चीजें सामने आ जाती। तब पता लगता कि तराई में जमीनों की हालत क्या है, तब पता लगता कि पर्वतीय क्षेत्र में जमीन की स्थिति क्या है। आप डरते थे कि जमीन की स्थिति, सही स्थिति सामने आए। अभी जब कानून बनते हैं तो उसमें बड़े बड़े क्षेत्रों को कानून से बाहर कर दिया जाता है, जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर कानून से बाहर हैं। आपने कानून बनाया किसके लिए? जब हम कह रहे हैं कि आपने पृथक पर्वतीय राज्य हमको नहीं दिया, छोटी उत्तर प्रदेश दे रखा है, अगर आप ईमानदार हैं, निश्चित रूप से ईमानदार हैं, तो आप एक प्रस्ताव पारित कीजिए देहरादून में कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को पुनः उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। पहाड़ में कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद ही हम नियोजन कर सकते हैं पहाड़ का। ऐसी स्थिति में दगड़ियों, जब विधानसभा के अंदर से पहाड़ और मैदान किया जा रहा हो, अभी तो पहाड़ मैदान किया है, अब ये जातियों तक भी उतरेंगे, कोई शक नहीं। उस स्थिति में तो हमको चाहिए कि हम पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को पुनर्जीवित करें। मैं यहां दोहरा दूं, यदि वर्ष 2000 में उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ कह दिया होता कि हम संशोधन वाला राज्य नहीं चाहिए, जैसा झारखंड ने कहा, छत्तीसगढ़ ने कहा, उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ कह दिया होता कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर हमको नहीं चाहिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ कह दिया होता कि राजधानी की घोषणा के बिना हमको कोई प्रदेश नहीं चाहिए, निश्चित जानो कि भारतीय जनता पार्टी उसी दिन पहाड़ से समाप्त हो जाती। निश्चित जानो कि जो राज्य बनता वो पृथक पर्वतीय राज्य बनता। निश्चित जानो अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने इतना सा कह दिया होता तो दिल्ली तक भाजपा कांग्रेस की रूह कांप जाती। आज मैं कहीं काशी सिंह ऐडी का एक वीडियो देख रहा था, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर आप ईमानदारी से दुरुस्त आए हैं तो आपका स्वागत है, और आपको जनता के बीच में जाकर अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए और नए सिरे से आपको पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को पुनर्जीवित करना चाहिए। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर